हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चे आजकल बड़ा ठंड चल रहा है ना। तो थोड़ा यार कपड़े उपड़े जम के पहना करो, ठीक। आपका जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो और किसी रीजन से ठंड वगैरह के कारण आपका तबीयत खराब हो गया ना, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन पे पड़ेगा। और वही जो प्रिपरेशन खराब होगा उसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहो, कपड़े वगैरह जमकर पहनो, है ना। और घर पे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा सॉक्स वगैरह पहन लो। ठीक है, कपड़े जम के पहन लो, उसके बाद पढ़ाई किया करो। और अगर छत पे धूप है तो धूप में बैठ के पढ़ाई किया करो। हेल्थ कॉन्शियस होना बड़ा जरूरी है। और हाँ, थोड़ा सा आवाज मेरा आज की क्लास में थोड़ी डिफरेंट नजर आए तो उसको माइंड मत करना, थोड़ी सर्दी जुकाम है ना, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक। तो आओ, अब स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो आज की क्लास में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की, है ना। और क्लास 10th में बेसिकली हम चैप्टर 1 यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर की, ठीक। और यहाँ पे रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, सारे चैप्टर 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, है ना। और जो भी थ्योरम होगा चैप्टर 1 में या जो फॉर्मूले होंगे उन सबको डिस्कस करते हुए आज की वीडियो में पूरे पूरे चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करने वाले हैं। और मैथ्स है भाई, साइंस या एसएसटी है नहीं कि बोल करके थ्योरी समझा दिया तो काम निकल गया। क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्वेश्चंस करने के बाद होती है ना। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जहां जहां जरूरत हो जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना, क्वेश्चन की, तो वहां पे दो चार क्वेश्चंस भी करते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बेहतर हो, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे आज की क्लास में बेसिकली जो बात करने वाले हैं उसकी बात कर लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या था? रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम का नॉलेज अगर नहीं हुआ तो रियल नंबर समझना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। और अगर रियल नंबर समझना मुश्किल है तो उसका इंपैक्ट केवल इसी चैप्टर पे नहीं पड़ेगा, बाकी चैप्टर्स में भी पड़ेगा। क्योंकि नंबर्स का यूज तो सारे चैप्टर में मैथमेटिकली होता है ना। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर है सब जगह होता है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नंबर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो और डाइस का कॉन्सेप्ट है ना, तो और बोला कि एक डाइस को फेंका गया तो वहां पे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप? तो नंबर का नॉलेज होना आपके लिए बड़ी जरूरी है। तो जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, वहां पे जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसका यूज केवल इसी चैप्टर में नहीं होता, बल्कि बाकी मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर में भी होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं ब्रो? कैपिटल एन से, ठीक है। और नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नॉन एज काउंटिंग नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो कल जाके कोई पूछ ले काउंटिंग नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, जहां से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, है ना। अगला, अगली बात हम अगर करें तो दूसरा है हॉल नंबर, है ना। हॉल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। और हॉल नंबर की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। एवरी नेचुरल नंबर आर हॉल नंबर, सही बात। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे सारे हॉल नंबर है। कैसे? और हॉल नंबर की शुरुआत 0 से। और जो नेचुरल नंबर है वो हॉल नंबर के अंदर आ रहा है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे हॉल नंबर है ना। क्लियर है ये बातें? बट एवरी हॉल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, सही बात। कि जितने के जितने हॉल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नहीं होते। जैसे हॉल नंबर में 0 आता है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ हॉल नंबर, बट हॉल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है ये बात है? अगला आता है इंटीजर। इंटीजर की अगर बात करें तो इसको कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होता है? जैसे हमने अभी काउंटिंग नंबर सीखा, काउंटिंग नंबर जो होता है 1 से चालू होता है और प्लस में चलता रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। वही काउंटिंग नंबर को अगर हम उल्टे साइड भी लिखे, मतलब नेगेटिव साइड भी लिखे, है ना, तो वो सारे सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। लेकिन काउंटिंग नंबर में ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम काउंटिंग करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में तो वो इंटीजर्स होते हैं। जैसे 1, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, अगर उल्टा चले तो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। क्लियर है ये बात है? ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स है, ठीक।
तो अगर मैं कभी बोलूं कि इंटीजर्स का मतलब काउंटिंग नंबर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, तो मेरी भावनाएं समझना, ठीक है ना, वर्ड पे मत जाना कि मैं उन नंबर की बात करना चाह रहा हूँ जो पॉजिटिव में भी काउंट हो रहा है और नेगेटिव में और साथ में जीरो की भी बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंटीजर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीजर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझो। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स को आई का पावर प्लस या जेड का पावर प्लस से शो करता है। अब पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत वन से होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव है, हाँ जी, जो पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब ये जो इंटीजर लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, इसमें जो वन से चालू होगा वो सारे सारे पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो और नेगेटिव वाले पार्ट नहीं आते? नहीं जी, यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो भैया एक बात बताओ, वन से चालू पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वन से चालू तो नेचुरल नंबर भी होता है? मैंने बोला हाँ। तो नेचुरल नंबर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। हाँ जी, ये कह सकते हो कि नेचुरल नंबर आर आल्सो नॉन एज काउंटिंग नंबर, है ना। और इसी के साथ मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, है ना, इधर कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, इधर कहीं लिख लेते हैं। आ, इस जगह पे आप डाल दीजिएगा कहीं, है ना, एरो मार के लिख देता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नॉन एज नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं ब्रो? नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ गई? इस बात को ध्यान रखना, बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है। अगला आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को आई का पावर माइनस या जेड का पावर माइनस से डिनोट करते हैं। और नेगेटिव इंटीजर की शुरुआत कहाँ से होती है? -1 -2 -3 डॉट 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 चलते रहता है, कहाँ तक? माइनस इन्फानाइट तक। क्लियर है ये बात है? अच्छा, अगर आप गौर करो तो पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं आया, नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं आया। तो जो जीरो होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है। और इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में लिखेगा कि जीरो इज, पहला ऑप्शन होगा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा ऑप्शन होगा नेगेटिव इंटीजर, तीसरा होगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और चौथा होगा नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगाना है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है ये बात है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत कहां से होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है मतलब ये वाला नहीं है। तो जो ये वाला नहीं है, नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये नहीं है, तो बाकी चीज तो होंगे, है ना। तो नॉन नॉन पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत जीरो से होती है, जीरो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो वही देखो कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर में मैंने लिखा है जीरो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक। उसी तरह अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर की शुरुआत कहां से होती है? -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। तो बोल रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं है। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो कौन कौन नहीं है? मतलब ये वाली पूरी पार्टी नहीं है, इसको हटा दो, तो बचा कौन? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो, नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्लियर है ये बातें? अच्छे से क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं ब्रो, और ध्यान से समझते हैं। अगर देखा जाए तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है, मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो आता है और नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो आता है ना। क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर की भी शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। अच्छा, अगला एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, इवन इंटीजर। देखो, इवन इंटीजर क्या होता है? वो सारे के सारे इंटीजर जो दो से डिविजिबल है वो इवन इंटीजर है। जैसे दो के टेबल में दो आता है ना, इट्स इवन इंटीजर। टू के टेबल में -2 भी आता है, इट्स इवन इंटीजर। टू के टेबल में 4 आता है, टू के टेबल में -4 भी आता है। समझ में आ गया? ये सारे के सारे इवन इंटीजर। टू के टेबल में 6 भी आता है, टू के टेबल में -6 भी आता है, इट्स इवन इंटीजर। अब बताओ, दो के आगे कुछ नहीं तो प्लस, चार के आगे कुछ नहीं प्लस, छह के आगे कुछ नहीं प्लस। अगर इसको मिक्स करो, इसको मिक्स करो, तो +2 और -2 को क्या लिखेंगे? +-2। +4 और -4 को क्या लिखेंगे? +-4। +6 और -6 को क्या लिखेंगे? +-6। और ऐसे कहानी चलते रहेगी। तो इसका मतलब होता है +-2 का मतलब होता है +2 भी और -2 भी। +-4 का मतलब होता है +4 भी और -4 भी। तो ध्यान रखिएगा, वो सारे इंटीजर, वो सारे
इंटीजर, मैं इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इवन इंटीजर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो, वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। जब इवन नंबर की बात करें तो उसकी शुरुआत 2 से होती है और वो केवल पॉजिटिव में चलता जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे इवन इंटीजर की बात कर रहा हूँ, और इवन इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बशर्ते वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो जब इवन इंटीजर की बात करें तो कौन कौन आएगा, +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, +4 भी आएगा, -4 भी आएगा, +6 भी आएगा, -6 भी, और ऐसे कहानी बढ़ते जाएगी। इनडायरेक्टली ये कह दो कि वो सारे के सारे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल है वो सारे के सारे इवन इंटीजर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है +-4 सॉरी, इवन इंटीजर में लिखा हुआ है +-2 +-4 +-6 डॉट 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 डॉट। अच्छा, ऑड इंटीजर में क्या है, ऑड इंटीजर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे 2 के टेबल में कौन कौन नहीं आता, जैसे +1 नहीं आता, -1 नहीं आता, +3 नहीं आता, -3 नहीं आता, +5 नहीं आता, -5 नहीं आता। तो वो सारे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे के सारे ऑड इंटीजर है। समझ में आ गया, +-1 +-3 +-5 डॉट 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 चलता रहेगा। +-1 का मतलब क्या होता है, +1 भी -1 भी। +-3 का मतलब क्या होता है, +3 भी -3 भी, और ये कहानी चलती रहेगी। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। अच्छा, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। डिनोटेशन बड़ी जरूरी है ना। तो अब रैशनल नंबर होता क्या है उसको सुनो। एनी नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी नंबर अगर फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। दूसरा, जो नीचे लिखा हुआ है क्यू, उस क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं इक्वल टू, और इसके ऊपर कट लग जाए तो नॉट इक्वल टू, है ना। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और अगला, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो रैशनल नंबर है, वरना रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वही लिखा हुआ है, देन द नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए, पहला एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हमने 2/5 लिया, तो ये देखो P अपॉन क्यू के फॉर्म में, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, क्या P अपॉन क्यू के फॉर्म में मिला, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अच्छा, Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, Q की वैल्यू 5 है ना, ये भी सेटिस्फाइड। P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब मैंने क्या बताया था, काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो। तो क्या काउंटिंग में 2 आता है, हाँ जी आता है, 1 2। और क्या काउंटिंग में 5 आता है, हाँ जी 3 4 5 आता है, 5 भी आता है। तो अगर P और Q इंटीजर्स भी है, मतलब इस P अपॉन Q के फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ में P एंड Q क्या है, इंटीजर है, तो ये 2/5 एक रैशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही मतलब अगर आप समझो तो जितने भी डिवाइड वाले नंबर होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सारे सारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना। अच्छा, कभी मैंने सिंगल नंबर लिख दिया, क्या लिख दिया, सिंगल नंबर। जैसे सिंगल नंबर क्या लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2, 2 तो क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ जी। 2 के नीचे कुछ नहीं, सबका मालिक एक है। ऊपर वाला P नीचे वाला Q, क्या P बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ जी P बाई क्यू के फॉर्म में है। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है। P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या 1 और 2 काउंटिंग में आता है, हाँ जी आता है, मतलब इंटीजर्स है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब ये रैशनल नंबर, ये रैशनल है तो 2 भी कैसा है, रैशनल। तो जो सिंगल नंबर लिखे चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो रैशनल होता है। अच्छा, जीरो के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो देखो जीरो के नीचे कुछ नहीं तो सबका मान एक एक है, ऊपर वाला तो हर जगह रहता है। ऊपर वाला P नीचे वाला Q, देखो P बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ सेटिस्फाइड। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 1 है। अरे यहाँ P की वैल्यू 0 है, P के इससे हमें मतलब क्या है, P के बारे में थोड़ी ना बोला कि P की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो बोला Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 1 है। अच्छा, एक बात बताओ, अगला P एंड Q आर इंटीजर्स, तो क्या 0 और 1 काउंटिंग में आता है, हाँ आता है, मतलब इंटीजर्स है। अगर इंटीजर्स है तो ये रैशनल नंबर है। तो 0/1 रैशनल नंबर, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है ना। लेकिन कल जाके ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जैसे 1.2 भी रैशनल नंबर है, 0.8 भी, -0.2 भी। अच्छा, 1.2 रैशनल नंबर क्यों है वो भी समझ लो यार, समझा देता हूँ, है ना। 1.2 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जैसे डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक जीरो नीचे, तो ये हो गया 12/10। तो ये देखो क्या ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और फ्रैक्शन वाले नंबर फ्रैक्शन वाले नंबर रैशनल होते हैं। तो फ्रैक्शन वाले नंबर रैशनल, तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर किससे आया, डेसिमल से आया, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल। तो जो डेसिमल में वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, रैशनल में होती है ना, अगर वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो, ठीक। अच्छा, वो नंबर जिसके ऊपर बार लगाओ वो भी रैशनल होता है, ठीक है, आगे समझोगे कैसे, ठीक। अच्छा, वो नंबर
जो रूट के अंदर लिखा हो लेकिन उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे रूट अंडर 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो बाहर कितना आया 2। और 2 कैसा नंबर था, अभी बताया था ना 2 एक रैशनल नंबर है। तो 2 अगर रैशनल नंबर है तो 2 कहां से आया, रूट 4 से आया। तो रूट 4 भी एक रैशनल नंबर है। तो वो सारे नंबर जिनसे रूट हटाया जा सकता है वो सारे सारे रैशनल कहलाते हैं ना। अच्छा, जो एग्जाम्पल में दिख रहा होगा रूट 1 रूट 4 रूट 9 क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसे चलता जा रहा है। अच्छा, बट क्या सारे रूट वाले नंबर रैशनल है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो नंबर जिनसे रूट हटाया नहीं जा सकता क्या वो भी रैशनल है, नहीं जी वो रैशनल नहीं है। क्यों रैशनल नहीं है, जैसे रूट 2 लिखा है, अब 2 से रूट हटाया नहीं जा सकता। तो देखो रूट 2 के नीचे कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, तो भैया ये तो रैशनल हो गया। अरे नहीं रैशनल नहीं है, क्यों नहीं है वो बताता हूँ, सुनो पहले। ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। भैया पहला कंडीशन देखो सेटिस्फाइड, क्यू की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड। लेकिन तीसरा कंडीशन फ्लॉप हो गया ब्रो। पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू इंटीजर्स है, समझ रहे मैडम जी, पी और क्यू क्या है इंटीजर्स। तो हमें पता है कि 1 काउंटिंग में आता है, लेकिन क्या काउंटिंग में कभी हम काउंटिंग करते हैं 1 रूट 2 3 रूट 3, ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो जो रूट 2 है वो इंटीजर्स नहीं है, और जब ये इंटीजर नहीं है तो तीसरा कंडीशन फ्लॉप। अगर ये कंडीशन फ्लॉप हो गया तीसरा, मतलब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फ्लॉप, ठीक है, तो वो रैशनल नहीं है। तो तीसरा कंडीशन फ्लॉप हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या है फिर, रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर कहता है ना कि नीचे वाला भैया केवल रैशनल का एक ही डेफिनेशन याद रखे क्या, कि वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो वो रैशनल, नहीं ब्रो, आपको तीनों लाइनें याद रखनी है, तीनों पॉइंट याद रखना है। देखा ना अभी रूट 2 में हुआ क्या था, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड ये सेटिस्फाइड, बट ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, इसीलिए वो इरेशनल बना था, वो रैशनल नहीं रहा था, है ना। तो तीनों कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई पूछे रैशनल नंबर क्या होता है तो तीनों बातें बोला करो, वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, दूसरा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तीसरा पी एंड क्यू आर क्या हो, इंटीजर्स हो, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। उम्मीद है मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो गई। अब सुनो, अब यहां से सुनो, इन रैशनल नंबर्स व्हेन वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन, कोई भी रैशनल नंबर को जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन से किस में, डेसिमल एक्सपेंशन में, देन वी गेट टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। मतलब कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में दे रखा है और अगर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। पहला, लेकिन कोई भी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं। अगर कोई रैशनल नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रैशनल नंबर है और अगर वो फ्रैक्शन में दे रखा है और उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो टाइप का, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग को ही रिकरिंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे आगे समझो, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है उस चीज पे गौर करो। तो क्या बोला है वो सुनो, ध्यान से सुनो, द नंबर विच हैज अ फाइनाइट नंबर of digit after the decimal point is known as terminating decimal। समझ कम आया, तो ये फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, कोई बात नहीं। अगर किसी फ्रैक्शन रैशनल नंबर को, अगर कोई रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है और अगर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल के बाद जो डिजिट दी गई है उनकी संख्या लिमिट है, फाइनाइट है, ठीक है, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। भैया थोड़ा और बेहतर समझाओ, तो इसका दूसरा डेफिनेशन लिखा हुआ और करके, व्हेन द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड विद द आर रिमाइंडर ऑफ जीरो। मतलब जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड ही तो करेंगे ब्रो। और जब हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो वो समझ लेना एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3/2, अब 2 से 3 को डिवाइड करा तो 1.5 बार में डिवाइड लग के रिमाइंडर क्या दे दिया, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर, किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे, फिर से सुनो, किसी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मेरी बात समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है, ध्यान से सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है, द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट but repeat the particular number again and again in the process of division is called non terminating and repeating decimal expansion। अब मेरी भावनाएं समझो और जो ये लाइन कहना चाहता है वो समझो। कहता है कि जब आप किसी नंबर को
किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल आता है, मतलब डेसिमल में जाएगा, डेसिमल आएगा, तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएगा, अगर वो डिजिट जो डिजिट है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिजिट हो सकता है, वो बार बार रिपीट करे, ठीक है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है डिवाइड करने पे, तो वो समझ लेना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ना। इसको ऐसे समझो कि 2 को हमने 3 से डिवाइड किया, पहले एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा, है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको लिखो मत, केवल अभी समझो, ठीक है। लास्ट में मैं पेज बाय पेज, ठीक है, दिखा दूंगा, तो लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके आराम से घर पे नोट करते रहना, ठीक। जैसे हमने 2 को 3 से डिवाइड किया, तो 2 को ध्यान से सुनिएगा, जब 3 से हमने 2 को डिवाइड किया, तो 2 तो 3 से छोटा है, तो इसके बदले क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। जीरो के बदले क्या देना पड़ेगा, डेसिमल। डेसिमल के पहले जीरो लगाओ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, 6 बार में कितना आता है, 18। घटाया तो 20 में 18 गया, 2, फिर वापस जीरो लगाओ, फिर 3 के टेबल में 6 बार में 18, फिर से घटाया 2, फिर से जीरो लगाओ, 3 के टेबल में 6 बार में 18, फिर से घटाया 2। तो ये डिवाइड जो है ना वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और जो चीज देखो, ध्यान से सुनो, अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो मतलब वो डिवाइड खत्म हो जाए, खत्म को कहते हैं टर्मिनेट हो जाना। खत्म को क्या कहते हैं, टर्मिनेट हो जाना। अगर खत्म हो जाए, तो अगर किसी नंबर को किसी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर किसी नंबर को किसी अदर नंबर से या किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे, डिवाइड क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो उसी को कहते हैं टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट हो गया तो उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और आंसर किस में दे रहा है, डेसिमल में, इसीलिए नाम पड़ेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसर। लेकिन किसी नंबर को डिवाइड करने पर, किसी नंबर को डिवाइड करने पे, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो डिवाइड बार बार लगते जा रहा है, डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, खत्म होने को टर्मिनेट, खत्म नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, खत्म ना हो उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट। और डेसिमल के बाद वो सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, एंड रिपीटिंग, ठीक है। और आंसर किस में दे रहा है, डेसिमल में, इसलिए पूरा नाम पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ध्यान से सुनना, खत्म नहीं हो रहा है मतलब डिवाइड यहां पे लगते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है इसीलिए रिपीटिंग, और आंसर डेसिमल में दे रहा है इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं ब्रो। जैसे मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया, तो 0.6666 ये चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। और जो नंबर रिपीट करता है, जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट करता है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.6 के ऊपर बार। बार का मतलब ये होता है वो रिपीट करते जा रहा है। क्लियर है ये बात है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, समझो। मैथड टू चेक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, एक एक वर्ड छूट गया ब्रो, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे एड ऑन कर देना, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे एरो मार देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो क्या बोला, मैथड टू चेक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हर बार डिवाइड कर करके चेक करना पड़ेगा, तो अगर अभी तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे नंबर दिए इसलिए डिवाइड आ जाता है, कल जाके कोई बोले 17 को डिवाइड करो, ठीक है, 131 से, तो 131 का तो टेबल आता नहीं है हमारे लिए, डिवाइड बड़ा टिपिकल काम होगा, ठीक है। तो भैया बिना डिवाइड किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो बिना डिवाइड किए हम कैसे चेक करते हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर कोई नंबर a अपॉन 2 का पावर m के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, अगर कोई नंबर a अपॉन 2 का पावर m के अलावा एक यहाँ पे b आ गया, ठीक है, मतलब 2 का पावर m तो है नीचे, लेकिन इसके अलावा एक अलग सा नंबर आ गया b, और ये b 0, 1 और 5 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी ने लिखा, देखिए ध्यान से, किसी ने लिखा 3 अपॉन 2 का पावर 2, तो नीचे केवल 2 का फॉर्म दिख रहा है, तो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे दिखाता हूं, डिवाइड करके 3 को, अब बताओ 2 का स्क्वायर 2 गुने तो क्या होता है 4, 4 से 3 को डिवाइड करता है ना। अब ये छोटा है तो जीरो लगाया, जीरो के बदले डेसिमल, 4 के टेबल में 7 बार में 28, अच्छा 30 में 28 गया तो 2 जीरो,
तो 4 के टेबल में 5 बार में कितना हो गया 20, क्या आया रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये बात तो पता है। ठीक, अब देखो, तो मैंने जो कहा था कि नीचे अगर 2 का केवल फॉर्म नजर आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक, लेकिन बट अगर अगर किसी ने लिखा 7/2 का पावर 2 इंटू 3, तो यहां देखो 2 के अलावा यहाँ पे 3 आ गया, है ना। तो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे दिखाता हूँ, इसको भी डिवाइड करके दिखा देता हूँ ब्रो। ठीक है, 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 इंटू 3, तो 7 अपॉन कितना हो गया 4 इंटू 3 12। अब 12 से डिवाइड करो 7 को, तो देखो करते हैं। 7 छोटा है, 0 लगाया, 0 बदले डेसिमल दिया। 12 के टेबल में 5 बार में 60, घटाया 10। ठीक, 12 से 10 छोटा है, 0 लगाया। फिर 12 का टेबल पढ़ो, 12 के टेबल में 8 बार में 98 आएगा, घटाया 100 में 98 गया, 2 0 उतारा। अब 20 है ना। कैसे, थोड़ा सा इसको, अब देखो इधर डिवाइड करो, क्या इस साइड डिवाइड करता हूँ ना। 12 से किसको डिवाइड करना था ब्रो, इसको हटा लेते हैं यहाँ से और ऐसे लगाते हैं 12, सॉरी 12 से किसको डिवाइड करना था 7 को, है ना। तो इसको अच्छे से डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड करना है। 7 छोटा है, 0 उतारा, है ना, 0 बदले क्या दिया डेसिमल। 5 बार में कितना आया था 60, 70 में 60 गया तो 10, 10 जो है वो 12 से छोटा है, 0 उतारा। 8 बार में 98, ठीक है, 8 बार में आया था। चलो पढ़ लेते हैं ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 8 बार में 96 आता है ना कि 98, है ना। ठीक, कुछ गड़बड़ कर रहा था। ठीक, 100 में 96 गया तो कितना आया 4। ठीक, अब 0 लगाओ, तो अब 12 का टेबल पढ़ते हैं, तो 3 बार में 36, फिर से घटाओ 4 आया। देखो रिपीट करना चालू हो रहा है यहाँ से, फिर से 0 लगाओ, तो 12 के टेबल में 3 बार में 36, फिर से 40 में 36 गया 4 0, फिर 3 बार में 36, फिर घटाओ अ अ अ फिर घटाओ 4। तो देखो हर बार क्या हो रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, हर बार नीचे क्या आ रहा है 4, 0 लगाते हैं तो फिर से डिवाइड करने पे वापस 4 आ जाता है। मतलब ये जो 3 है वो बार बार रिपीट करता जा रहा है। तो जब भी 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा 0.5833 डॉट 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 डॉट। तो बताओ कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है ब्रो, 3। तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया बार, और जिसके ऊपर बार लगा होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, डिवाइड करते जाओ ये खत्म नहीं होगा, एंड रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट करेगा। अब डेसिमल के बाद सारी वैल्यू सेम रिपीट करेगा नहीं, हो सकता है डेसिमल के तुरंत बाद ही रिपीट करने लगे या कुछ डिजिट के बाद रिपीट करने लगे, लेकिन रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, तो वो दिख ही रहा है ना। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल। तो आपको जो मैंने कहा था कि अगर नीचे 2 का फॉर्म नजर आ रहा है, केवल 2 का फॉर्म, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 2 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन वो नंबर जो है 2 के अलावा वो 0 1 और 5 नहीं होना चाहिए। वैसे ही दूसरा कह रहा है कि अगर अगर a/5 का पावर n का फॉर्म है, a/5 का पावर क्या है n का फॉर्म, है ना, तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब क्या है कि ऊपर कुछ भी हो फर्क पड़ता नहीं है, अगर नीचे 5 का फॉर्म आ रहा है तो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, लेकिन वहीं पे इधर कह रहा है कि देखो अगर 5 के अलावा नीचे कुछ अदर नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। जैसे 5 का पावर 2 इंटू 7 आ गया। ठीक, तो 5 के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है ना। तो 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन ये जो अदर नंबर है वो 0 1 2 नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा तीसरा क्या कहता है कि a/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे जो अपने डिनोमिनेटर में नीचे 2 और 5 का फॉर्म ले रखा है, मतलब 2 और 5 का मल्टीपल है, मतलब मल्टीप्लाई में है।
ठीक है, तो वो अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में नंबर दिख रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 2 का पावर 3, 5 का पावर 2 इंटू 11 का पावर 5। तो देखो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 11, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर में 2 केवल और केवल 2 दिखे, 2 का फॉर्म दिखे, है ना, केवल और केवल किसका फॉर्म दिखे, 2 का फॉर्म दिखे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर डिनोमिनेटर में केवल और केवल 5 का फॉर्म दिखे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 का फॉर्म दिखे, तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर से, डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, केवल और केवल 2 हो, या फिर केवल और केवल 5 हो, या 2 इंटू 5 हो। ठीक, ये तीनों में से कोई भी फॉर्म हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 के अलावा, 5 के अलावा और 2 इंटू 5 के अलावा कोई अदर नंबर आना चालू हो गया, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। क्लियर है ये बात है? अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो समझने वाली है वो सुनो। अगर आप गौर करो तो इसके बिहाफ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, वो सुनिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7। आपको पूछ रहा है इसमें कितने जीरोस है, तो कैसे पता चलेगा भैया, इसका पावर खोलूं और मल्टीप्लाई करूं? नहीं रे ब्रो, ध्यान से सुनो। अच्छा, जीरो किस किस में होता है? अगर काउंटिंग लिखो तो 1 2 3, जब काउंटिंग लिखोगे तो जीरो एक 10 में होता है, 20 में होता है, 30 में होता है, 40 में होता है, 50 में होता है, ऐसा ही होता है। तो अगर मैं कहूँ 10 का फैक्टर करो ब्रो, फैक्टर मतलब समझ रहे हो, प्राइम फैक्टर, तो 10 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। अच्छा, इसको तो एलसीएम लेना कहते हैं। नहीं रे भाई, सिंगल नंबर का कभी एलसीएम नहीं लिया जाता, सिंगल नंबर का हमेशा प्राइम फैक्टर होता है। 2 के टेबल में 10 5 बार में, 5 के टेबल में 5 एक बार में, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो 10 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 5। अच्छा, उसी तरह 20 का जब फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 5। उसी तरह जब 30 का फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरह 40 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। और 50 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर आप गौर करो, ठीक है, अच्छा 70 भी ले लेते हैं ना, 70 का अगर फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अगर देखो जितने भी नंबर है जो जीरो पे एंड हो रहे हैं, जितने भी नंबर जीरो पे एंड हो रहे हैं, उन सारे नंबर में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है पता है? कि 2 इंटू 5 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा। अगर वहां पे जीरो होना है तो 2 और 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। जैसे 20 में भी देखो 2 इंटू 5 का मल्टीपल है, 30 में भी देखो 2 इंटू 5 का मल्टीपल है, 40 में भी देखो 2 इंटू 5 का मल्टीपल है। अच्छा, 50 में भी देखो 2 इंटू 5 का मल्टीपल है, 70 में भी देखो 2 इंटू 5 का मल्टीपल है। तो 2 इंटू 5 जो होता है वो जीरोस देता है, ठीक है, जीरो बताता है। हाँ, 2 इंटू 5 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे यहाँ देखो 2 इंटू 5 के अलावा 2 आ गया, 2 इंटू 5 के अलावा 3 आ गया, 2 इंटू 5 के अलावा 5 आ गया, 2 इंटू 5 के अलावा 7 आ गया। तो 2 इंटू 5 के अलावा कोई अदर नंबर आए तो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी भी नंबर को जीरो पे एंड होना है तो उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है, दोनों के दोनों होना कंपलसरी है, किसी एक के होने से काम नहीं चलेगा। जैसे चार, चार चार को लिखते हैं 2 इंटू 2, देखो चार जीरो पे एंड नहीं हो रहा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 तो अवेलेबल है बट 5 अवेलेबल नहीं है। उसी तरह 25 देखो, 25 को लिखते हैं 5 इंटू 5, ये भी जीरो पे देखो, यहाँ पे देखो 5 5 है, 25 के फैक्टर में 5 5 है, बट 2 नहीं है, और 2 नहीं होने के कारण ये जीरो पे एंड नहीं हो रहा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे किसी ने 100 लिखा, 100 का फैक्टर करोगे तो 100 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 2, ठीक है, गुने 5 तो देखो यहाँ पे 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2 और 5 के एक जोड़े, और 2 और 5 के दूसरे जोड़े, ठीक है, 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, तो ध्यान से देखो, 2 और 5 के दो जोड़े, पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। तो जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात गौर करवाता हूँ तुम्हें, एक और बात गौर करवाता हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। आप ऐसे समझो, कैसे से बताऊं तुम्हें। हाँ, जैसे 500 है, 500 है, ठीक, 500 का फैक्टर करो, तो 500 का जब फैक्टर करोगे तो ये दो के टेबल में
250 बार में, 2 के टेबल में 125 बार में, फिर 5 के टेबल में 25 बार में, फिर 5 के टेबल में 5 बार में। प्राइम फैक्टर आता ना, करके देख लेना। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू टू को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। 5 को क्या लिखते हैं, 5 का क्यूब। अब बताओ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। कोई पूछ ले 500 में कितने जीरो है, 2 ही जीरो है ना। हाँ, तो 2 जीरो है। तो एक बात बताओ, अगर कोई मुझे 500 ना देकर कोई मुझे ऐसे दे देता, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, और कोई पूछता है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस के लिए 2 और 5 अवेलेबल होना चाहिए, है अवेलेबल। और दोनों में से किसका मिनिमम पावर है, तो 2 का मिनिमम पावर है कितना, 2। तो जो मिनिमम पावर होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। पहले टू जीरोस लाने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और 2 और 5 में जिसमें भी जिसके मिनिमम पावर होंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखो ब्रो, मेरी सारी बातें समझ आ गई। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कितने आसानी से डन होगा। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन तो भूल ही जाओ। हमें क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो एक लाइन में लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो कितने होंगे वो देखो। सबसे पहले ये देखो 2 और 5 का मल्टीपल है क्या, हाँ जी, 2 और 5 का मल्टीपल है। अब देखो 2 और 5 में दोनों में से मिनिमम पावर किसका है, 2 का है, कितना, 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3। मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लास्ट में 3 ही जीरो होंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं ब्रो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बेहतर हो जाए। क्या है, इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर, मतलब एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में चलेगी। मतलब एन की जो भी वैल्यू रखेंगे वो 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे रखेंगे, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विथ डिजिट जीरो। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा नंबर है जो जीरो पे एंड होगा। तो सिंपल सी बात है, जीरो पे वही एंड होगा जिसके मल्टीपल में 2 और 5 हो, है ना। तो देखो 2 और 5 कहाँ पे है, देखो 2 इंटू 5 यहाँ पे है, 2 इंटू 5। तो ये एक ऐसा नंबर है जहां पे n की वैल्यू कुछ भी रख लो नेचुरल नंबर में, ये जीरो पे ही एंड होगा। जैसे 5 इंटू 2 है, अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर में रखना है तो नेचुरल नंबर में 1 रखो, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में 2 रखो, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में 3 रखो। ठीक है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में कुछ भी रख लो, ये जीरो पे एंड होगा ही होगा। ठीक है, तो वो सारे नंबर जिनके फैक्टर में 2 और 5 होता है, ठीक है, वो जीरो पे एंड होता ही होता है। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ गई। तो देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन रीजन का है ब्रो। एसर्शन क्या कह रहे हैं, द नंबर 5 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो, है ना। बोल रहा है 5 का पावर n जो है वो जीरो पे एंड नहीं होता, जो सही बात है, क्योंकि 5 का पावर, सॉरी, किसी भी नंबर को अगर जीरो पे एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए, जबकि 5 का फैक्टर में केवल 5 इंटू 1 होता है ना। तो ये जीरो पे तो एंड नहीं होगा, सही बात है। आगे बोला वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे एन क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब असर्शन जो है वो हमारा कैसा है, ट्रू है। ठीक, अब रीजन समझते हैं। बोल रहा है रीजन क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। तो बोल रहा है 5 का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 5। देखो 5 का फैक्टर किया था जिसमें 2 फैक्टर आया, एक 1 आया और दूसरा क्या आया, 5। जो सही भी बात है ना, मतलब रीजन भी सही है। लेकिन कहीं से भी रीजन जो है ना वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है असर्सन का। ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। ये रीजन कह रहा है कि 5 के 2 फैक्टर है, एक 1 और 5, जो सही बात है। और असर्सन कह रहा है कि 5 का पावर n जो है वो जीरो पे एंड नहीं होगा, जो सही बात है। बट ये एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे। यहाँ लिख देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो गलत है ब्रो। अगला बोल रहा है बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही है ब्रो, है ना। तो बाकी चीजें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब चलते हैं इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, जो बड़ा प्यारा है ना। इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जो रैशनल नहीं होता तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। इनडायरेक्टली ये कह दो कि एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। किसी भी इरेशनल नंबर को हम कभी भी दो इंटीजर के, ठीक है, रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब दो इंटीजर के डिवाइड में एक्सप्रेस
नहीं कर सकते। अरे मोटा मोटी इतना छोड़ो, आप पहला वाला डेफिनेशन ध्यान रखो कि वो नंबर जो रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है ना। जैसे √2, ठीक है, √2 अभी बताया था कि ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल। वैसे √3 है ना, वैसे √5, तो वो सारे नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते वो सारे सारे इरेशनल है। अच्छा, 1.2345 डॉट 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 डॉट, अच्छा क्या ये एक क्या कहते हैं रैशनल नंबर है? नहीं जी, क्योंकि डेसिमल में डेसिमल अगर हटाएंगे तो ये नंबर डॉट 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 चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो हमें ये नहीं पता कि नीचे में कितने जीरो आएंगे, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा ही नहीं, मतलब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो ये रैशनल, ठीक है, रैशनल का है का, ठीक, इरेशनल हुआ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम, अगर कोई मोटा मोटी तुमसे पूछे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो सिंपल सी बात, जो रैशनल नहीं होता उसे इरेशनल कहते हैं। दूसरी बात है, वो नंबर जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो इरेशनल होता है। और तीसरी बात है, ये भी ध्यान रखना कि अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर खत्म हो जाए, ठीक है, तो ये रैशनल है। क्या है? रैशनल। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट करने लग जाए तब भी ये रैशनल है। बट अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद खत्म भी ना हो और सेम वैल्यू रिपीट भी ना करे लेकिन वो चलते रहे, है ना, तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल होता है। अच्छा, मतलब ये है कि खत्म होने का कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होता है। जिसके ऊपर बार लग जाए और खत्म ना हो तो उसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, वो भी रैशनल होता है। और देखो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर, ये वाला, ना तो डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, तो खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही रिपीट कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है ना। हम यहाँ क्यू डैश लिख देते हैं। मेरी भावनाएं समझ में आ गई? अच्छा, पाई जो होता है ना वो भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक, पाई की वैल्यू 3.14159 डॉट 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 चलता रहता है। तो भैया पाई बराबर 22/7 तो होता है। ये देखो ना, ये फ्रैक्शन में है। अरे ब्रो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता, पाई की वैल्यू हम 22/7 मानते हैं, एज्यूम करते हैं, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाई की फिक्स वैल्यू क्या है ये किसी को नहीं पता। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, है ना। पाई की वैल्यू ये होती नहीं है। बात समझ में आ गया? मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे नोट में सारी बातें तो मैंने लिखी दी। पाई इज एन इरेशनल नंबर हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, नॉन नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक, इस चीज को लिख दूं क्या? समझ हो गया, है ना। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। समझ में आ रहा है? पाई एक इरेशनल नंबर है जिसको हम डेसिमल में एक्सपेंड करें तो ना तो वो खत्म होता है डेसिमल के बाद, ना ही डेसिमल के बाद सेम वैल्यू को रिपीट करता है। अच्छा, पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 एज्यूम करते हैं, जो अभी समझाया था। ठीक, अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ पाई इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। क्लियर है ये बात है? अच्छा, यहाँ पे इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर्स, जो अभी कुछ देर पहले समझाया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर ना तो खत्म हो ना ही वो रिपीट करे तो वो इरेशनल नंबर होता है ना। जैसे 1.2345 डॉट 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 डॉट, तो डेसिमल के बाद ना तो खत्म हो रहा है ना ही सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, 0.20 200 200 अरे भैया क्या बात कर रहे हो, यहाँ रिपीट कर रहा है, टू टू देखो, अरे बेवकूफ हो, ये 20 है, ये 200 है, ये 2000 है ना, अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये भी ना तो डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। अच्छा, रूट अंडर प्राइम नंबर इरेशनल होता है ब्रो। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके दो फैक्टर, एक वो नंबर खुद और दूसरा वन। जैसे टू, टू का अगर फैक्टर करे तो 2 into 1 आएगा, तो इट्स अ प्राइम नंबर। थ्री का फैक्टर करे तो 3 into 1 आएगा, तो इट्स अ प्राइम नंबर। लेकिन फोर का अगर फैक्टर करे तो फोर का फैक्टर 2 into 2 होगा। अच्छा, उसी तरह सिक्स का फैक्टर करे तो 2 into 3 होगा, है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन होता है? जिसके दो फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा वन। ठीक,
प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर हो, एक नंबर वो खुद और दूसरा वन। लेकिन कंपो सॉरी प्राइम कौन नहीं होता, प्राइम वो नहीं होता जिसके या तो दो सेम फैक्टर हो जाए या दो डिफरेंट फैक्टर हो जाए। जैसे 4 का दो सेम फैक्टर है या 6 का दो डिफरेंट फैक्टर है, तो इट्स नॉट अ प्राइम। तो ये प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट है, जो आने वाले टाइम पे पढ़ोगे। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर है अगर वो रूट में ले लिया जाए, ठीक है, जैसे √2, √3, √5, ये सारे प्राइम, जो ये रूट के अंदर वैल्यू चल रहे हैं ना, ये प्राइम नंबर है। तो रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सारे सारे एक इरेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा रिमेंबर करने वाली बात, √2 की वैल्यू याद रखना ब्रो, 1.41। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। उसी तरह √3 की वैल्यू 1.73। कैलकुलेशन में यूज होता है, बच्चे को याद नहीं होता तो बच्चा फंस जाता है, तो इसलिए याद करके चलना है इस चीज को। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं ब्रो। अच्छा इस चीज को ध्यान से सुनना है, इस पे क्वेश्चन बनता है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अच्छा ये जो प्लस माइनस लिखा है ना, तो इसका मतलब दो केस है। अच्छा रैशनल नंबर को हम यहाँ क्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को क्यू से। अच्छा और जो इरेशनल नंबर है इसको क्यू डैश से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे समझो, पहला पॉइंट समझा रहा हूँ, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, सॉरी, रैशनल प्लस माइनस रैशनल का मतलब कहना चाहता हूँ कि रैशनल प्लस इरेशनल, और मैं ये कहना चाहता हूं रैशनल माइनस इरेशनल। ठीक है, तो जब भी प्लस माइनस लिखा हो, जैसे रैशनल प्लस माइनस रैशनल का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, रैशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर और रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर। प्लस माइनस का मतलब दोनों हो रहा है, प्लस भी हो रहा है और माइनस भी। तो जब भी रैशनल में रैशनल जोड़ो तो आपको रैशनल मिलेगा, और रैशनल में रैशनल घटाओ तब भी आपको रैशनल मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे, एग्जाम्पल जैसे समझो, 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल को रैशनल से जोड़ा तो रैशनल मिला 5। अच्छा 5 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, तो घटाया तो 3 मिला। तो देखो रैशनल में रैशनल घटाया तो क्या मिला, रैशनल। उम्मीद है समझ में आ गया। अगला क्या है, रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर। अच्छा रैशनल नंबर में रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे रैशनल मिलेगा, जैसे 2 रैशनल है, 3 रैशनल है, मल्टीप्लाई किया तो रैशनल मिला। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कहना चाहता है वो सुनो। अगला पॉइंट ये कहना चाहता है, अगला पॉइंट ये कहना चाहता है कि रैशनल नंबर, रैशनल मतलब क्यू, प्लस माइनस मतलब प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, किसको, इरेशनल को, मतलब क्यू डैश को। ठीक है, तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। मतलब क्या है कि रैशनल में अगर इरेशनल नंबर को जोड़े तो आपको इरेशनल मिलेगा ब्रो। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है ना, प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है ना। अब जोड़ोगे तो ये क्या देगा, 2 प्लस √3 देगा, और 2 प्लस, क्योंकि ये जुड़ेगा ही नहीं, अरे ये रूट में ये रूट में नहीं है, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, तो 2 प्लस √3 कैसा नंबर होगा, इरेशनल। तो राशनल में इरेशनल जब भी जोड़ोगे तो आपको इरेशनल मिलेगा। ठीक, अच्छा राशनल में इरेशनल घटाओगे, जैसे 2 एक राशनल नंबर है ना, 3 एक इरेशनल नंबर है, तो 2 में माइनस किया √3 तो 2 माइनस √3 मिला, और 2 माइनस √3 कैसा है, इरेशनल। तो देख ध्यान रखिएगा, राशनल में अगर इरेशनल को जोड़ा या रैशनल में इरेशनल को घटाया तो आपको हमेशा इरेशनल मिलेगा। उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अगली बातें जो चल रहे हैं उस पे चलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर, चौथा, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब कि रैशनल नंबर लो लेकिन उसमें जीरो नहीं लेना है। ठीक है, रैशनल नंबर लो बट उसमें जीरो नहीं लेना है। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिए इरेशनल से तो आपको इरेशनल मिलेगा। मतलब क्या है कि रैशनल नंबर में कोई भी ले लो, जैसे 2 ले लिया, और उसको एक मल्टीप्लाई कर दो इरेशनल से, जैसे 2 एक रैशनल है, √3 एक इरेशनल है, और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 2 इंटू √3 2√3, और 2√3 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो ये कहना चाहता है कि रैशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल मिलेगा, बशर्ते वो रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सोचो जीरो ले लिया और इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो एक कैसा नंबर है, रैशनल, √3 कैसा है, इरेशनल। तो जीरो इंटू √3 क्या मिलेगा, जीरो, जीरो क्या है, रैशनल। तो ध्यान से सुनिएगा, यही कहना चाहता है कि जीरो के अलावा दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसको जब भी इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल मिलेगा। लेकिन जिस दिन जो रैशनल नंबर ले रहे हो वो जीरो अगर हो गया और उसको किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो रैशनल देगा। ठीक,
इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जीरो। नॉन जीरो रैशनल मतलब जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो जितने भी जीरो को छोड़कर रैशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इरेशनल मिलेगा। अगला क्या है, इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल में इरेशनल जोड़ो या इरेशनल में इरेशनल घटाओ, तो वो क्या होगा, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ब्रो कि रैशनल में अगर रैशनल नंबर जोड़ोगे या फिर रैशनल में, सॉरी 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 सॉरी, ये कह रहा है कि इरेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ोगे या फिर इरेशनल में इरेशनल नंबर घटाओगे, तो क्या आंसर आएगा ये कोई नहीं बता सकता। वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, ठीक है। वो रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी। जैसे टू एक हाँ ऐसा समझो, रूट टू एक इरेशनल है, इसको रूट थ्री के साथ जोड़ा, रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, तो ये रूट टू प्लस रूट थ्री ही रहेगा, और ये कैसा नंबर है, इरेशनल, है ना। वैसे ही अगर सोचो रूट टू में माइनस कर दिया रूट टू, रूट टू कैसा है, इरेशनल, और ये रूट टू कैसा है, इरेशनल। इरेशनल में इरेशनल घटा दिया तो क्या मिला, जीरो। जीरो कैसा है, रैशनल, है ना। तो वही कहना चाहता है कि अगर इरेशनल में इरेशनल जोड़ो या इरेशनल में इरेशनल घटाओ तो क्या मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। वो रैशनल में मिल सकता है और इरेशनल भी। उम्मीद है मेरी बातें ये भी समझ में आ गई आपको, क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर मे बी रैशनल एंड मे बी इरेशनल। मतलब इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रैशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। जैसे देखो, रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल। मल्टीप्लाई किया तो रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स, और रूट सिक्स भी कैसा है, इरेशनल, ठीक है। अच्छा, रूट टू इरेशनल है, रूट टू इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और इनको मल्टीप्लाई किया तो रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है दो बार तो उसका स्क्वायर चढ़ जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आया, टू, और टू कैसा नंबर है, रैशनल, ठीक है। तो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ इरेशनल आया, और इरेशनल को इरेशनल से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनल आया। तो यही कहना चाहता है कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता। वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, बोल रहा है इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। रूट थ्री, हाँ ये रूट थ्री इरेशनल, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट थ्री रूट सेवन, हाँ रूट से सेवन बाहर नहीं निकलेगा, ये भी इरेशनल है। टू रूट थ्री अपॉन फाइव, हाँ जो थ्री है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी इरेशनल है। और चौथा नंबर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस सारे इरेशनल नंबर है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये सीबीएसई बेसिक मैथ्स 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन वो सुनो। क्वेश्चन है द नंबर फाइव माइनस थ्री रूट फाइव प्लस रूट फाइव इज, तो बताओ ये जो नंबर लिखा गया वो क्या है, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, होल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर वीडियो पॉज करके दे दिया होगा। अब देखो आगे, चलो, फाइव तो अपने जगह है, माइनस थ्री रूट फाइव में प्लस रूट फाइव किया तो ये क्या बचा, टू रूट फाइव, है ना। अब देखो यहां से रूट तो हट नहीं रहा, रूट तो यहां रहेगा, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इरेशनल के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, घटाओ, वो अपने आप में क्या होता है, इरेशनल। तो इट्स अ एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर है ये बातें। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है पाई माइनस ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इज, है ना, आ गया ना। अच्छा, तो कोई बच्चा ये सोचता होगा भैया पाई माइनस ट्वेंटी टू अपॉन सेवन है ना। तो पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन होता है, अब माइनस में ट्वेंटी टू अपॉन सेवन है, तो ट्वेंटी टू अपॉन सेवन के आगे कुछ नहीं, प्लस ट्वेंटी टू अपॉन सेवन के आगे माइनस, कट गया, आंसर दे दिया जीरो। अब देखो भैया, आ रैशनल नंबर, दूसरा एन इरेशनल नंबर, अ प्राइम नंबर एंड इवन नंबर, तो जीरो जो है ना वो एक रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर टिक लगा दो। गलत है ब्रो, अभी जस्ट मैंने क्या कहा था कि पाई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती। पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और 3.14 हम एज्यूम करते हैं, पाई की वैल्यू ये होती नहीं है। और जब तक पाई की वैल्यू दिया ना जाए 22/7 या 3.14, आप पाई की वैल्यू कभी भी सब्स्टिट्यूट ना किया करें। तो क्या कहीं पे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखा है, नहीं, तो पाई की वैल्यू हम नहीं रख सकते कुछ। तो पाई माइनस 22/7 को जैसे का तैसे छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बताओ,
अब ये कैसा नंबर है, तो पाई कैसा है, इरेशनल। इरेशनल में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ फर्क नहीं पड़ता, वो इरेशनल ही रहता है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। अभी बताया था नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है किसको, नॉन जीरो रैशनल, देखो इधर, नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल। तो अब लगा देते हैं टिक। बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल है क्या, हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑलवेज इरेशनल। समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मतलब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है वो सुनो। सम इंपॉर्टेंट नंबर, सम इंपॉर्टेंट नंबर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। पहला है रियल नंबर। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ये क्या होता है, चैप्टर का नाम भी यही है, रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, होता क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब रियल नंबर है ना। तो दुनिया के जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर सब रियल नंबर है ब्रो, केवल दो नंबर को छोड़कर। एक वो नंबर जिसके साथ आई लगा हो, और या वो नंबर जो रूट के अंदर माइनस लगे, ले, ठीक है। तो वो नंबर आई का मतलब क्या होता है, जैसे पाई की वैल्यू हम मानते हैं ना 3.14, और दूसरा 22/7, उसी तरह आई की वैल्यू होती है ब्रो रूट अंडर -1। और अगर किसी नंबर के साथ आई लगा हो या रूट के अंदर माइनस लिखा हो, तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नहीं होता। तो वैसा नंबर जो जिसके साथ आई लगा हो या रूट के अंदर माइनस ले, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। और वो नंबर जिसके साथ आई हो या रूट के अंदर माइनस ले, इन नंबर को छोड़ दिया जाए तो धरती के सारे नंबर रियल है, ठीक है। तो कोई भी नंबर इसके अलावा बोल दो, अच्छा भैया रूट के अगर बाहर ले माइनस तो इट्स अ रियल नंबर, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए ब्रो, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इमेजिनरी नंबर के बारे में आप जब 11th में जाओगे, तो आप 11th में जब आपके पास मैथ्स होगा तो एक चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर आपको इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल मेरी बातें इतनी समझ में आ गई कि दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर है ना। अच्छा फिलहाल रिमेंबर क्या करना है, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो दो से डिविजिबल हो, है ना, जो दो के टेबल में आए, तो जितने नंबर, जितने नेचुरल नंबर है जो दो से डिविजिबल है, ध्यान से सुनना, इवन नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर का पार्ट होता है। ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, सब के सब नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं ना। तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो दो से डिविजिबल है वो इवन नंबर होते हैं, ठीक। तो दो का टेबल पढ़ दिया, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट, इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, जो दो से डिविजिबल ना हो, 1 3 5 7, है ना, चलता रहेगा। प्राइम नंबर क्या होता है, आपको समझाया था, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके दो फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा वन। जैसे टू का फैक्टर करो तो 2 × 1, तो टू का फैक्टर वो खुद है, एक वन है, इट्स अ प्राइम। थ्री का फैक्टर करो, 3 × 1, तो ये भी प्राइम है, इसके दो फैक्टर है, एक तीन और दूसरा वन। फाइव का फैक्टर करो, 5 × 1, इसके भी दो फैक्टर है, एक फाइव और दूसरा वन। बट अगर सिक्स की बात करें तो सिक्स के दो फैक्टर है, टू और थ्री, ठीक। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर जिसके दो फैक्टर हो, पहला वो खुद और दूसरा वन, तो वो प्राइम है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर तो है, बट वो फैक्टर या तो दो अलग अलग नंबर है या तो दो सेम नंबर है, जैसे चार का फैक्टर करो तो 2 × 2, ठीक। तो जब भी दो नंबर के फैक्टर दो अलग अलग नंबर हो या सेम नंबर हो, तो वो प्राइम नहीं होते, ठीक। तो प्राइम नहीं होते तो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। और वैसे नंबर जिसके दो फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा वन, वो सारे के सारे प्राइम होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर का एग्जांपल है, 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। और कंपोजिट नंबर तो बता ही दिया, जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट है, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डॉट 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 डॉट, है ना। अच्छा कोप्राइम नंबर भी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। कोप्राइम नंबर क्या होता है वो सुनो। कोप्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन। अगर दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और उन दोनों नंबर का एचसीएफ वन है, तो वो कैसा नंबर है, कोप्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में टू है, टू का फैक्टर करो 2 × 1, थ्री है, थ्री का फैक्टर करो 3 × 1, और दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन वन है। तो दोनों में कॉमन वन है, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, वन। और जो नंबर कॉमन होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं ब्रो। तो दोनों में जो कॉमन वन है, और तो एचसीएफ हो गया वन। तो दो नंबर का अगर एचसीएफ वन हो गया, तो इसका मतलब है कि टू और थ्री कैसा नंबर है, कोप्राइम नंबर, है ना। तो ये सारे सारे कुछ कोप्राइम नंबर के एग्जाम्पल है।
अच्छा, जो समझने वाली बात है ना, वो देख रहे हो ना, समझ रहे हो आप, है ना, समझा करो, ठीक। तो क्या कह रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम, दो लगातार नंबर जो होते हैं वो कोप्राइम होते हैं। दुनिया के कोई भी दो लगातार नंबर लिख लो, जैसे 20, 21, 25, 26, 100, 101, ये सारे के सारे जो नंबर हैं, दो लगातार नंबर, ये को प्राइम होते हैं, क्योंकि इनके एचसीएफ जब निकाल कर देखोगे तो एचसीएफ वन ही आएगा, है ना। अगला, टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, दुनिया के कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो वो को प्राइम होता है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1, ठीक है। तो इट्स अ एग्जांपल ऑफ को प्राइम, ठीक है। अच्छा, एक और नंबर जान लो, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2, दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो वो ट्विंस प्राइम नंबर है। जैसे 2 और 5, तो देखो 5 में आप 2 माइनस करो, 5 में अगर 2 माइनस किया तो कितना आया, 3, 3, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, 2 तो नहीं है ना, तो इट्स नॉट अ ट्विंस प्राइम नंबर, सॉरी, हाँ इट्स नॉट अ ट्विंस प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम बात करें 3 और 5 की, तो 5 में 3 घटाओ तो कितना आया, 2, तो 5 में 3 घटाने पर 2 आता है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 5 में 3 घटाने पे 2 आता है, तो इसका एग्जांपल ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रो। अब सुनो, इधर ध्यान से सुनो, समझ रहे हो, नंबर सिस्टम का चक्कर बाबू भैया, नंबर सिस्टम का चक्कर। ये चार्ट जो है ना, ये टेबल जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रो। जैसे रियल नंबर का जो पार्ट होता है वो कौन कौन होता है, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर के जो होते हैं वो दो टुकड़े होते हैं, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। तो इंटीजर और फ्रैक्शन सारे सारे रैशनल है, ठीक। अब इंटीजर के भी दो पार्ट होते हैं ब्रो, एक नेगेटिव और दूसरा होल, ठीक है। नेगेटिव मतलब जो माइनस में आए, और होल मतलब जिसकी शुरुआत जीरो से हो, है ना, ठीक। अब फ्रैक्शन के भी दो पार्ट होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाली वैल्यू, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लिखा है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी है, मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर उल्टा हो गया, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है ये बात है। होल नंबर की बात करें तो इसके भी दो टुकड़े, पहला जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की शुरुआत वन से होती है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। और नेचुरल नंबर का पार्ट है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ध्यान से देखो, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सारे के सारे किसके पार्ट है, रियल नंबर के। तो आप नंबर जो पढ़ते हो वो उल्टा पढ़ते हो, है ना, इधर से चालू करते हो और ऐसे जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा नंबर सही तरीका क्या है, ऊपर से नीचे आता है ना। रियल नंबर के दो टुकड़े, रैशनल इरेशनल, रैशनल के दो टुकड़े इंटीजर फ्रैक्शन, इंटीजर के दो टुकड़े नेगेटिव हॉल। अब सुनो, हॉल के दो टुकड़े जीरो और नेचुरल, नेचुरल के नंबर के टुकड़े कितने, चार, पहला इवन, दूसरा ऑड, तीसरा प्राइम और चौथा कंपोजिट। अब फ्रैक्शन के दो टुकड़े प्रॉपर और इम्प्रॉपर। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। तो नंबर सिस्टम का जो चक्कर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर है ये बातें। आगे चलते हैं ब्रो, और बड़ा एक क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ब्रो। क्या कहता है ये, सुनो, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, आल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम का मतलब क्या होता है, वो नीचे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देखो ये कहना क्या चाहता है वो सुनो। एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर। मतलब क्या कह रहा है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है, अगर उस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलो 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 को एक्सप्रेस करना है तो 2 × 3 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। तो दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, यूं कह लो कि दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, ये कहना ज्यादा बेहतर नहीं होगा, आप ये कहना ही ज्यादा बेहतर होगा कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, फिर से सुन लो मेरी बात, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है, जब हम उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब छोटे छोटे बोटी 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 छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, है ना, तो वो सारे सारे जो टुकड़े होते हैं वो प्राइम नंबर के टुकड़े होते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और उसी को
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। तो कंपोजिट नंबर को, किसी भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। और उसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का नाम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई ब्रो। अब क्वेश्चन बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424 है ना, इज, ये आया है सीबीएसई बेसिक मैथ्स 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप तो बता ही दोगे। तो 424 का प्राइम फैक्टर करके बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, कौन सही है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। ये तुम्हारे लिए हाउ है, हाउ 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 होमवर्क है ना। चलो अगला क्या पूछा कि देखो, सुनो और ध्यान से सुनो ब्रो, ठीक है। अगला क्या पूछा उस चीज को सुनो। ये सीबीएसई बेसिक मैथ्स 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इफ 1080 इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 देन x माइनस वाई इज, मतलब क्या कह रहा है कि देखो इधर 1080 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, तो दो के टेबल में ये 5, ठीक, 5, और उसके बाद दो के टेबल में 8, चार बार में 0 का 0, फिर दो से 2 2 जा 4 7, और ये 5 बार में, ठीक। फिर अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, ये 9 बार में। सही कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ किया। एक हजार अस्सी है ना, 540, ठीक, दो, टू टू जा 4, ठीक, 7 बार में, और और ये, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ कर दिया है ना, देखो वही तो कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। दो के टेबल, दो से इसको डिवाइड करो, तो 54 27 बार में 0 का 0 है ना। फिर दो से कभी कभार भाव हो जाते हैं है ना, भावनाओं में बहक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत समझ रहे हो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। अब क्या ये दो से लगेगा, हाँ जी, 2 1 जा 2 है ना, और ये कितने बार में, इतने बार में। अब देखो क्या ये दो से लगेगा, नहीं, तीन से, तो तीन के टेबल में चार बार में 12, 13 में 12 गया एक, और 5 15, तीन पचे 15, फिर तीन सही है कितने बार में, 3 1 जा 3, ये 15 बार में, फिर तीन सही है कितने बार में, 5 बार में, फिर पांच के टेबल में ये एक बार में है ना। तो अगर 1080 को एक्सप्रेस करना हो तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अगला क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या लिखेंगे, ये लास्ट में क्या है 5, तो लास्ट में लिख दिया 5, ठीक। अच्छा 1080 को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 कहते हैं, मैंने बोला कह लो भाई, इक्वल टू, यहाँ टू कितनी बार मल्टीप्लाई है, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब 2 का पावर 3 इंटू तीन कितनी बार मल्टीप्लाई है, तो तीन बार, 3 का पावर 3 इंटू 5। अब कंपेयर कर दो, देखो टू किसके बराबर, टू किसके बराबर, टू के, तो एक्स किसके बराबर, थ्री के, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, थ्री। देखो थ्री किसके बराबर, थ्री के, थ्री का पावर वाई है, और यहाँ थ्री का पावर थ्री है, तो वाई किसके बराबर, थ्री के, तो वाई बराबर कितना हो गया, थ्री। और हमें क्या पूछा था, एक्स माइनस वाई, तो एक्स में वाई घटा दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, थ्री, वाई की थ्री, एक्स की जगह थ्री माइनस वाई की जगह थ्री, थ्री में थ्री गया तो जीरो, तो एक्स माइनस वाई क्या हो गया, जीरो। कहीं है क्या, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप देखो तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे क्वेश्चन है, जो पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, है ना। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, एलसीएम, ध्यान से सुनिए, एचसीएफ एंड देयर एप्लीकेशंस, एलसीएम एचसीएफ और उनके यूजेज के बारे में। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो सुनो, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो एलसीएम ऑफ टू और मोर इंटीजर इज, बोल रहा है दो या दो से ज्यादा इंटीजर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है वो सुनो, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच इंटीजर, है ना। तो कह रहा है कि जब हम दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम वो वैल्यू होता है, वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होता है
जो तीनों के जो भी इंटीजर आपको 2 या 3 जो भी इंटीजर दिया गया है वो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। बोल रहा है एलसीएम जो होता है जब हम कोई 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जो जितने नंबर का हमने एलसीएम निकाला उन नंबर से वो डिविजिबल होता है, ठीक है। और एलसीएम में जो 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम आया, वो एलसीएम जो हमने फाइंड आउट किया है उसका जो मल्टीपल होता है वो सारे के सारे जिस नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे डिविजिबल होता है। मतलब नहीं समझ आया, सच बताओ तो हवा भी नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो आपने क्या कहा, 2 का प्राइम फैक्टर करो 2 into 1। फिर आपने कहा 3 का प्राइम फैक्टर करो 3 into 1। मैंने बोला एलसीएम बताओ, तो आपने कहा एलसीएम जो होगा, 2 एक बार है लिख डालो, 3 एक बार है लिख डालो, है ना, और 1 है दोनों में कॉमन, तो दोनों में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 6। तो जो 6 आया वो 6 वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, जो सही बात है। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। और जब 6 का टेबल हम पढ़ते हैं, जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 के टेबल में 6 के मल्टीपल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल होंगे, 3 से भी डिविजिबल होंगे। यही कहना चाहता है आपका, ठीक है, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एलसीएम जो है वो 2 से ज्यादा इंटीजर की वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे वो डिविजिबल होता है। और जो एलसीएम आया जब हम उसका मल्टीपल करते जाते हैं, तो वो मल्टीपल में जो एलसीएम के मल्टीपल में जितनी वैल्यू आती है वो सारे के सारे जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं उससे वो डिविजिबल होती है। मेरी बात समझ में आई? थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बट जो एग्जाम्पल दिया है वो तो आसान है ना। तो कभी कभार वर्ड पे ना जाके भावनाओं पे जाया करो, इमोशन समझा करो, है ना। चलो आगे बढ़े, सुनिए देखिए। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज, बोल रहा है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर का, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ फैक्टर ऑफ ईच इंटीजर, ठीक है। तो बोल रहा है जो एचसीएफ है वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है किसका, जितने भी इंटीजर दिए गए हैं उसके फैक्टर का। नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूं। जैसे 6 है और किसी ने 2 नंबर दिया है 6 और, ठीक है, 8, ठीक। अब 6 का फैक्टर करो तो 2 into 3, 8 का फैक्टर करो तो 2 into 2 अब एचसीएफ निकालना है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 2, तो एचसीएफ हो गया 2, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो 2 आया वो 2 वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 वो लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक। जिससे ये 6 और ये 8 दोनों डिविजिबल है, ठीक। 6 और 8 दोनों डिविजिबल है। क्लियर है ये बात है, मोटा मोटी इतना ही समझा करो, ठीक। आप इस लैंग्वेज पे जाओगे तो वो बहुत टिपिकल है, उस पर मत जाओ, ठीक। अच्छा फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। ये सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, सबको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक ही है, 2, है ना। अच्छा, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है, 6 होता है, 6 के बाद अगला कंपोजिट नंबर कौन आता है, 7 नहीं 8 आता है, फिर 9 आता है। तो बोला स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, 9, ठीक है। तो 9 ले लिया, ठीक है। अब आपको बोला है इसका क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो 2 का फैक्टर करो 2 into 1 और 9 का फैक्टर करो 3 into 3। एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है, एल एलसीएम पूछा है। तो बताओ दोनों में कुछ, सबसे पहले दोनों में कुछ कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है तो भूल जाओ, 2 भी लिख दो, 1 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, है ना। और सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 18, ठीक। तो जो 18 है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर का एलसीएम है। क्लियर है ये बात है, ठीक। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ब्रो।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, द रेशियो, रेशियो बताना है इसका एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। अच्छा ये बताओ, सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? लिस्ट कंपोजिट नंबर एक ही है, 4 है ना। लिस्ट प्राइम नंबर कौन है? लिस्ट प्राइम नंबर 2 है ना। अच्छा इसका क्या बताना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले 4 का फैक्टर करो, 4 का फैक्टर 2 × 2 और 2 का फैक्टर करो, 2 का फैक्टर 2 × 1। अच्छा सबसे पहले एलसीएम निकालता है, तो एलसीएम क्या होता है वो देखो, दोनों में जो कॉमन है सबसे पहले उसे एक बार लिखते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख देते हैं, तो 2 और 1, तो एलसीएम हो गया 4। और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। एचसीएफ, अब दोनों में कॉमन कौन है, 2, तो एचसीएफ 2 हो गया। अब हमें रेशियो बताना है एचसीएफ और एलसीएम का, तो एचसीएफ ऊपर और एलसीएम नीचे, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, है ना। एचसीएफ कितना आया, 2, एलसीएम कितना है, 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। और वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कटना बंद कर दे फ्रैक्शन में, है ना, डिवाइड में, वो हमारा रेशियो होता है। तो 1/2 को क्या कहते हैं, 1/2, है ना। 1/2 कहीं है क्या, हाँ 1/2। ठीक, ये सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है ये बात है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो सामने वाला कह रहा है कि p और q दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, p को ऐसे, q को ऐसे, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ब्रैकेट में p कॉमा q, आपको p और q का एलसीएम पूछा है, तो बेटा p की वैल्यू कितनी है, 18a² इंटू बी का पावर 4, और q की वैल्यू कितनी है, 20a³ इंटू बी स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली इसका और इसका आपको एलसीएम पूछ रहा है। ठीक, तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले 18 और 20 का, ठीक है, 18 और 20 का। अगर आपको और आसान सीखना है ना तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो। देखो 18 और 20 का, ठीक है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लो, तो 18 का प्राइम फैक्टर 2 × 9, ठीक। 20 का, चलो इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं, ठीक। जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है सबको लिख लो, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो भी लिख लो। अब 18 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 × 3, और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, बी का पावर 4 का मतलब होता है बी को 4 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा इधर 20 है, तो 20 दो के टेबल में कितने बार में, 10 बार में, फिर दो के टेबल में 10 5 बार में। अच्छा a³ है, a³ मतलब a को 3 बार मल्टीप्लाई करो, और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मतलब बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, है ना। एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, तो बताओ 2 कॉमन है, लिख डाला, और नंबर में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो नंबर बचे हुए वो लिख लो, 3 × 3, इसमें कॉमन नहीं ढूंढना, ऊपर और नीचे वाले में कॉमन ढूंढते हैं, 3 × 3 2 × 5, लिख डाला गया। अब आगे, अब देखो ए और बी में कुछ कॉमन ढूंढो, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, एक बार लिखो, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, एक बार लिखो। अब सुनो, यहाँ भी बी यहाँ भी बी, एक बार लिखो, यहाँ भी बी यहाँ भी बी, एक बार लिखो, और जो नंबर बच गए वो भी लिखो। क्या बचा, बी इंटू बी और ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी इंटू बी और ए। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 2 × 3 कितना होगा, 6, ठीक है, 5 × 2 = 10, ठीक, और 10 × 3 30, 30 × 6 कितना हो गया, 30 × 6 180, ठीक। अब ए कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, a³ बी कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बी का पावर 4, तो ये हमारा आंसर है, एलसीएम है। तो 180 a³ इंटू बी का पावर 4, है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो ये तो एक बेसिक अप्रोच बता दिया, ठीक है, डिटेल अप्रोच। लेकिन अगर इसी को शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, तो कुछ मत करो, ठीक है, 18 और 20 में से देखो कौन सा नंबर यहाँ पे डिविजिबल है, तो एक ही समझ आता है कि 18 के टेबल में भी 180 आता है और 20 के टेबल में भी 180 आता है, तो दोनों में 180 180 है, तो ये दोनों ऑप्शन को ऐसी साइड कर दो, ठीक है, या तो ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। अब देखो आगे, अब a² और a³ में बड़ा कौन है, a³ यहाँ है, तो ये तो यहाँ a² है, तो ये तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, ठीक, तो ऐसे टिक लगा के निकल जाओ, बी के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो
बी का पावर 4 और बी स्क्वायर में बड़ा कौन है, बी का पावर 4, ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इज योर राइट। ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन का एससीएफ पूछता, क्या पूछता, एससीएफ बता दो किसका, पी और क्यू का, तो हम क्या करते, तो 18 और 20 में क्या करते, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा सबसे छोटा नंबर, सॉरी कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल है। तो 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है, और 20 भी 2 के टेबल में आता है, और उससे बड़ा कोई नंबर, भैया 3 के टेबल में 18 आता है, बट 3 के टेबल में 20 नहीं आता। 5 के टेबल में भैया 20 आता है, लेकिन 5 के टेबल में 18 नहीं आता। तो दो वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है जिसके टेबल में 18 और 20 दोनों आता है, तो 2 हो गया। अब देखो, ए स्क्वायर और ए क्यूब में, ठीक है, छोटा कौन है, ए स्क्वायर, बी का पावर 4 और बी स्क्वायर में छोटा कौन है, बी स्क्वायर, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम में हमेशा हम बड़े को देखते हैं, एलसीएम में हमेशा छोटे को देखते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल, ओ हो, रिमेंबर नहीं किया तो बबीजा जी की कसम भाई मेरे। ठीक है, अब देखो भाई साहब, भावनाओं को समझो यार इनके, है ना। चलो भाई, चलो चलो चलो, अब क्या है टॉपिक वो सुनो, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू गिवन नंबर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होगा, मतलब जो नंबर आपको दिया हो जाएगा उसके नम प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर की जगह प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कर लो, ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक। जैसे मान के चलो ए और बी जो है वो दो नंबर है, तो ए और बी का जो एलसीएम है और ए और बी का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये एज अ फॉर्मूला यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एमसीक्यू में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन नंबर 2, क्योंकि इसके बिहाफ पे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। क्या कह रहा है, एज एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर इज 1। आप सबको पता है कोप्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। आगे बोला देयरफॉर वी गेट द एलसीएम ऑफ टू टू सॉरी देयरफॉर वी गेट द एलसीएम ऑफ टू, टू नहीं है, एलसीएम ऑफ गिवन कोप्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब क्या कहना चाहता है वो सुनो, कहता है कि जब भी दो को प्राइम नंबर हो, और दो कोप्राइम नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो सबको पता है 1 आ जाता है। तो जब भी कोप्राइम नंबर आपको अगर दे दिया गया है तो आपको एचसीएफ की बात ही नहीं करनी है, एचसीएफ भूल जाओ। उस टाइम जो कोप्राइम नंबर का एलसीएम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा, बोलेगा कि if a and b are two co-prime number then which of the following relation is right। तो एक ही रिलेशन होगा, एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। दो कोप्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर के बराबर होता है ना। इसको याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एलसीएम दे रखा है ए और 18 का 36, और एचसीएफ दे रखा है ए और 18 का 2, और ए की वैल्यू पूछा है। तो सबको पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, टू नंबर्स, ठीक। एलसीएम कितना है देखो, ए और 18 का एलसीएम कितना है 36, तो एलसीएम दे रखा है 36, ठीक है, इनटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दे रखा है ए और 18 का 2, तो एचसीएफ है 2। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन है, ए और 18, तो ए इंटू 18। अब क्या करेंगे, 18 से 36 काट दिया, कितने बार में, दो बार में। अच्छा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो ए की वैल्यू कितनी निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई 4, है ना। कहीं है क्या, हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। उम्मीद है चैप्टर 1 में जितनी चीजें पढ़ाई वो सारी चीजें आपको समझ में आ गया, एक एक चीजें समझाई, है ना। मैं कहता हूँ कि अगर मैं चाहता तो थ्योरी समझा करके निकल सकता था, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे भी पता है यार ये मैथ्स है, और आपको भी पता है मैथ्स है, यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन आना चाहिए, यूज आना चाहिए, और वो बहुत बेहतर से तभी होगा जब दो चार उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस करें। इसीलिए मैंने, हो सकता है कि ये वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो, ठीक है, 40 मिनट 30 मिनट 50 मिनट की वीडियो हो, ठीक है। बाकी लोग रैपिड रिवीजन बनाते हैं तो 10 15 मिनट 20 मिनट में खत्म कर देते, 25 मिनट में, हो सकता है, सबका अपना अपना तरीका है ब्रो, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा।
बट मेरे को लगता है कि मैथमेटिक्स सीखने का सबसे बेहतर तरीका है कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करोगे। इसीलिए छोटे मोटे क्वेश्चंस उठाए, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाए जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका दोनों प्रिपरेशन हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में जो समझाया है वो सारी चीजें क्लियर है। अगली क्लास में किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर को डील करेंगे, है ना, उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले रिवीजन करेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले यार एक चीज, आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, है ना, तो ये गलत बात है। थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है ना। और तो ताकि और भी जल्दी जल्दी ऐसी वीडियो लाते रहूं, ठीक। थोड़ा मेरे मोटिवेशन के लिए तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है, उसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है, लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बट इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, केवल देखना नहीं है। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जो होमवर्क देता हूँ उसे कमेंट करो। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चैप्टर्स हैं जिसको हमें पहले कवर करवाना चाहिए, उस पे इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक। तो ओके, बाय।